कभी सोचा है कि हमारी चेतना की, हमारे कॉन्शसनेस की असल सीमाएं क्या हैं? आज हम 10 सरपेंट पावर नाम के एक बहुत पुराने तांत्रिक ग्रंथ में छिपे एक शक्तिशाली नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर की एक अविश्वसनीय यात्रा का एक जर्नी का रोड मैप है। तो सवाल सवाल बहुत सीधा सा है, जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को उलझाए रखा है कि आखिर हमारी चेतना की, हमारे कॉन्शियसनेस की असली छिपी हुई क्षमता क्या है। क्या हमारी रोजमर्रा की जो जागरूकता है उसके पार भी कुछ मौजूद है? ये ग्रंथ इसी रहस्यमयी सफर की पड़ताल करता है। तो इस यात्रा की हीरोइन कौन है? उसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। ग्रंथ में उसके बारे में जो लिखा है वो कमाल का है। वो विश्व मोहिनी, बिजली की तरह दे दीप्यमान है। वो समस्त वाणी का स्रोत है। जरा सोचिए, एक सोई हुई, सर्प की तरह गोल लिपटी हुई ऊर्जा जो हम में से हर एक के अंदर है, बस जागने का इंतजार कर रही है। अब इस सफर पर निकलने से पहले हमें इसका नक्शा समझना होगा, है ना? तांत्रिक परंपरा में ये नक्शा हमारा फिजिकल शरीर नहीं, बल्कि वो है जिसे सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी कहा जाता है। तो ये रहस्यमयी सूक्ष्म शरीर असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे फिजिकल शरीर का एक एनर्जी ब्लूप्रिंट हो। ये मांस और हड्डी का नहीं बना है, बल्कि ये बना है एनर्जी के घूमते हुए सेंटर से, जिन्हें चक्र कहते हैं, और एनर्जी के चैनलों के एक बड़े नेटवर्क से, जिन्हें नाड़ियां कहते हैं। यही वो अंदर का लैंडस्केप है जिससे हमारी सर्पशक्ति गुजरेगी। तो चलिए, इस अंदर की दुनिया को थोड़ा और समझते हैं। हमारे पास हैं चक्र, जो एनर्जी के घूमते हुए पहिए जैसे हैं। फिर है नाड़ियां, जो एक बहुत बड़ी नदी प्रणाली की तरह हैं, जिनसे हमारी जीवन शक्ति या प्राण बहता है। और सबसे जरूरी है सुषुम्ना, रीढ़ की हड्डी के साथ चलने वाला मेन हाईवे, जिस पे कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है। इसके दोनों तरफ हैं ईड़ा और पिंगला, जो हमारे अंदर की दोहरी शक्तियों को दिखाते हैं, जैसे पुरुष और स्त्री या सूरज और चांद। तो हमारी चढ़ाई शुरू होती है एकदम नीचे से, बेस से। पहले 3 चक्र हमारी सबसे बुनियादी, हमारी सहज चेतना से जुड़े हैं। ये हमारे इंसानी अनुभव की नींव रखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो निचले केंद्र हैं, ये हमारे मूल तत्वों से बहुत गहराई से जुड़े हैं। सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। ये हमारी नींव है, हमारी स्थिरता। इसके ऊपर है स्वादिष्ठान, जो जल तत्व को दिखाता है, भावनाओं का, बहाव का और एक छांव का इलाका। और फिर है मणिपुर, जो अग्नि तत्व से जुड़ा है, हमारी पर्सनल पावर और इच्छा शक्ति का सेंटर। चलिए, इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। मूलाधार, जो रीढ़ के एकदम बेस पर है, वो पृथ्वी और लम ध्वनि से जुड़ा है। फिर आता है स्वादिष्ठान, जेनिटल रीजन में, जो जल और वम ध्वनि से संबंधित है। और आखिर में नाभि में मणिपुर, जो अग्नि और रम ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। हर सेंटर की भी अपनी एक अलग एनर्जी और वाइब्रेशन है। लेकिन ये सेंटर सिर्फ एनर्जी के गोले नहीं हैं, ये हमारे सबसे बुनियादी इंसानी अनुभवों के साइकोलॉजिकल हब हैं। जिंदा रहने की हमारी सहज वृत्ति, हमारी गहरी इच्छाएं, हमारे डर और असुरक्षाएं, ये सब इन्हीं निचले चक्रों में बसे हैं। ये हमारे दुनियावी चेतना की नींव हैं, जो हमें इस भौतिक दुनिया से जोड़कर रखती हैं। अब हमारी यात्रा एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। हम नीचे के आदिम केंद्रों से ऊपर उठकर अनाहत यानी हृदय चक्र तक पहुंचते हैं। इस पूरी चढ़ाई का एक डिसाइसिव पॉइंट। हमें इस पल की अहमियत को समझना होगा। ये सिर्फ अगले लेवल पर जाना नहीं है, ये एक बहुत जरूरी पुल को पार करना है, जो हमारी फिजिकल, हमारी व्यक्तिगत दुनिया को आध्यात्मिक यानी यूनिवर्सल दुनिया से जोड़ता है। ये वो जगह है जहां हम बनना शुरू करता है। ये है अनाहत चक्र, जिसे 12 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में दिखाया गया है। इसका जो स्थान है चक्र सिस्टम के ठीक बीच में, ये कोई संयोग नहीं है। ये सिंबॉलिक रूप से नीचे के दुनियावी केंद्रों और ऊपर के आध्यात्मिक केंद्रों को जोड़ने वाला एक पुल है, एक ब्रिज है। तो ये पुल आखिर जोड़ता क्या है? देखिए, एक तरफ है निचले 3 चक्र, जिनका फोकस व्यक्तिगत अस्तित्व, वृत्ति और भावना पर है। और दूसरी तरफ हैं ऊपर के चक्र, जहां हम जा रहे हैं, जो यूनिवर्सल चेतना, अभिव्यक्ति और गहरी समझ पर फोकस करते हैं। अनाहत इन दोनों दुनियाओं के बीच का बैलेंसिंग पॉइंट है। दिल एक बड़ी विरोधाभासी जगह है। यहीं पर हम उम्मीद भी महसूस करते हैं और चिंता भी। यहीं पर गहरी करुणा अहंकार से टकराती है। ये लगाव का केंद्र है, लेकिन साथ ही ये खुद की सीमाओं को पार करने और यूनिवर्सल लव को महसूस करने की हमारी क्षमता का जन्मस्थान भी है। हृदय के पुल को पार करने के बाद चढ़ाई जारी रहती है ऊपर के चक्रों में। ये चेतना के हायर फॉर्म्स,
अभिव्यक्ति और डायरेक्ट नॉलेज के केंद्र हैं। चलिए अब हायर सेंटर्स को देखते हैं। गले में है विशुद्ध चक्र जो आकाश तत्व और हाँ ध्वनि से जुड़ा है, और फिर भौहों के बीच है प्रसिद्ध आज्ञा चक्र या तीसरी आंख। ये मन का केंद्र है और इसकी ध्वनि है प्रतिष्ठित ओम। इन ऊंचे लेवल्स पर चेतना कैसे बदलती है? विशुद्ध में हमारी वाणी सिर्फ बातचीत का एक टूल नहीं रह जाती, बल्कि हायर नॉलेज को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम बन जाती है। और आज्ञा चक्र में अहंकार का जो भ्रम है वो घुलने लगता है। ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर परम सत्य या ब्रह्म के साथ अपनी एकता का एहसास होता है और वो सब कुछ देखने वाली समझ हासिल होती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मूल ग्रंथ से एक बहुत जरूरी चेतावनी। ये साफ करता है कि यह एक गहरा और चुनौतीपूर्ण रास्ता है। कहा जाता है कि जो लोग इसका प्रयास करते हैं उनमें से 1000 में से किसी एक को सफलता मिल सकती है। केवल गुरु ही उसे संबंधित जोखिमों से बचा सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक नक्शे को समझ रहे हैं, ये प्रैक्टिस के लिए कोई गाइड नहीं है। और अब हम इस यात्रा के क्लाइमैक्स पर आते हैं। कुंडलिनी शक्ति सभी दरवाजों को तोड़कर अपने फाइनल डेस्टिनेशन सहस्रार चक्र पर पहुंचती है, जहां व्यक्तिगत चेतना सार्वभौमिक चेतना से मिलती है। ये सर्वशक्ति की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। सभी चक्रों से गुजरने के बाद, हर तरह की ड्युअलिटी को पार करने के बाद, ये ऊर्जा सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर अपने स्रोत तक पहुंचती है। इस यात्रा का शिखर है सहस्रार चक्र, जिसे अक्सर 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में दिखाया जाता है। जाहिर है ये संख्या लिटरल नहीं है, ये अनंत चेतना की उस असीम, उस अवर्णनीय स्थिति का प्रतीक है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 1000 ये सहस्रार की विशाल, लगभग असीम प्रकृति को दिखाने वाला एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। एक ऐसी अवस्था जो हमारी सामान्य समझ से बिल्कुल परे है। तो इस अविश्वसनीय यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसे कहते हैं मोक्ष, यानी पूर्ण मुक्ति। ये वो पल है जब कुंडलिनी, यानी वो गतिशील फेमिनिन एनर्जी जिसे शक्ति कहते हैं, सिर के टॉप पर शुद्ध स्थिर चेतना यानी शिव के साथ एक हो जाती है। इसका नतीजा होता है अद्वैत आनंद की स्थिति, जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह से आज़ादी। तो अंत में हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या ये सर्पशक्ति एक वास्तविक शारीरिक प्रक्रिया है, या ये चेतना के विकास के लिए एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रूपक, एक मेटाफर है, या शायद ये दोनों का एक रहस्यमय संगम है जो शरीर और आत्मा के बीच की रेखा को ही धुंधला कर देता है? यही वो रहस्य है जिसे द सर्पेंट पावर हमें खोजने के लिए आमंत्रित करता है।